हेलो बेटा, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू अवर चैनल वर्मा क्लासेस। बेटा, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में किया था, चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या सीखा था कि सर मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और मैनेजमेंट क्या होता है और उससे रिलेटेड उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और हमने एक दो कॉन्सेप्ट और किए थे। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया था। उसके बाद बेटा अब मुझे एक बात बताओ, जब हम कोई काम करते हैं क्या वो ऐसे ही हो जाता है? क्या वो किसी चीज के ऊपर बेस होता है? हमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमें कुछ बातें बताते हैं, क्या वो ऐसी हवा में बातें बता देते हैं या वो उनका किसी चीज का बेस होता है? सर बेस तो होता है, कोई हमें ऐसी ही ना कोई बात सिखाता है। तो वो बेस क्या होता है बेटा? वो बेस होता है बेटा प्रिंसिपल्स। क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है। सर प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है बेटा? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है आपकी जनरल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, जो आपको किसी चीज को करने के लिए या आपको सही मार्गदर्शन करने के लिए बताई जाती है। ठीक है। ओके, लेकिन सर आप हमें यहाँ क्यों बता रहे हो? वो इसलिए कि बेटा देखो, मैनेजमेंट भी तो एक काम है, ये भी तो आप सीखते आते हैं। हाँ सर, तो सर आप क्या कहना चाहते हो, क्या मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल हैं? द आंसर इज यस। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूं बेटा कि मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट भी कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है। अगर आप उन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझते हो तो आपको मैनेजमेंट करने में और आसानी मिलती है। तो आइए आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2, और उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं। इट इट क्लियर? हाँ सर, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ओके, तो बेटा सबसे पहली चीज कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सर प्रिंसिपल का मतलब बताइए। देखिए बेटा, ए प्रिंसिपल इज फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ दैट प्रोवाइड गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। मतलब प्रिंसिपल क्या है? एक सिद्धांत किसे कहते हैं जो फंडामेंटल स्टेटमेंट है, किसकी? सच्चाई की, जो हमें बताता है, हमें गाइड करता है हमारी सोच को और हमारे एक्शन को। हम अच्छा सोचें बेटा, इसके लिए जरूरी है हम अच्छा सुने, अच्छा समझें, अच्छा देखें। और आप अच्छे काम तभी कर पाओगे जब आप अच्छा काम होते देखते हैं। आपने कई बार देखा होगा बेटा कि अगर कोई पर्सन रॉन्ग प्रैक्टिस करता है, अगर कोई गलत काम करता है, तो उसकी संगत में रहने वाले लोग भी अधिकतर गलत काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो फंडामेंटल स्टेटमेंट है वो उनको गाइड ही उस डायरेक्शन में कर रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चा सबसे पहले अपने घर से सीखता है। आपने देखा होगा आज भी अधिकतर पेरेंट जो है वो गालियां देते हैं, है ना? कई बार निकल जाती है बच्चों के सामने, तो बच्चा भी देना शुरू कर देता है क्योंकि वो सुन रहा है। तो बेटा वो क्या है? प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है जो प्रोवाइड करता है गाइडेंस, किसको? हमारे थॉट एंड एक्शन को। ठीक है सर, ये तो प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट आता है सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमें तो मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल देखना है ना। हाँ सर, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो देखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। बहुत वास्ट होता है और ये जर्नल गाइडलाइंस होती हैं। सर किस लिए? फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ताकि आप मैनेजरियल लेवल पे डिसीजन ले सको। मैनेजरियल लेवल मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा डिसीजन ले सको और साथ ही साथ एक अच्छा बिहेवियर आप अपना बना सको। इसीलिए बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया जाता है और यही हमें सिखाते हैं। इट दैट क्लियर? मतलब सर दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको गाइड करते हैं कि मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए। तो ये था बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब कि सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो समझ आ गया, लेकिन सर इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या उसका नेचर क्या है? तो बेटा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, नेचर आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, फीचर्स आ जाए, तो घबराना नहीं, सब एक ही चीज है। सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है बेटा जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। मतलब सर एक बात बताओ, क्या आपके घर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगता है? सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सर मम्मी सिखाती तो है, पापा भी चीजें रूल से करते हैं। मतलब क्या कि सर घर में लगता है? अच्छा स्कूल में लगता है? हाँ सर, टीचर भी सारे वो करते हैं, तो यानी स्कूल में भी आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, क्या आप
जिस भी जगह जाते हैं, क्या हर जगह प्रिंसिपल लगता है? हाँ सर, बिल्कुल लगता है। तो इसका मतलब बेटा हर जगह प्रिंसिपल लगता है। तो सर बिजनेस के टर्म में बताओ, तो बेटा बिजनेस के टर्म में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है बेटा वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, बेटा हर बिजनेस में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। ओके, हाँ सर। दूसरा आता है बेटा जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइंस मतलब बेटा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ गाइड ही कर रहा हूँ, क्या मैं आपका पेपर लिखने जाऊंगा? द आंसर इज नो सर। अगर आप लिखने चले जाओ तो मजा ही आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी ऐसे ही है बेटा, दे डिड नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। ठीक है, वो आपको कभी भी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, वो सिर्फ आपको गाइड करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपके एक्शंस में, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। इसीलिए बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहलाते हैं? जनरल गाइडलाइंस कहलाते हैं। देखिए, दे आर जनरल गाइडलाइन टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। However, they do not provide ready-made solution as the business environment is ever changing or dynamic। ठीक है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट बेटा डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है, तो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बेटा कोई भी प्रिंसिपल है वो बिना प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के कभी नहीं बनता। मतलब क्या? जब भी कोई चीज बेटा आपको अप्लाई करनी होती है तो आपको पहले एक्सपेरिमेंट करना होता है। बेटा हम आपको कोई चीज सिखाते हैं, हम आपको कोई चीज समझाते हैं, तो हमने उसको पहले अपनी लाइफ में फेस किया होगा, उसके बाद ही तो हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं। हाँ सर, आपके बड़े जो हैं घर में वो आपको कोई चीज सिखाते हैं, कोई सीख देते हैं, तो बेटा वो अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं। वो कहते हैं ना कभी, बेटा हमारे बाल ऐसे ही ना सफेद हुए, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, और उसी के बेस पे वो बेटा आपको चीजें समझाते हैं। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब भी कोई रूल बनता है वो किसी न किसी प्रैक्टिस और कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही बनाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आता है बेटा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि बेटा जिसको आप चेंज कर सको अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, हाँ सर। तो बेटा फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि सर जब बिजनेस में आप कोई भी चीज एप्लीकेबल करते हो तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको चेंज कर लेते हो। ठीक है, वो मॉडिफाइड किया जा सकता है बाय मैनेजर और अदर पर्सोनल। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब क्या होता है? बेटा बिजनेस में जब भी आपको किसी से काम करवाना है तो आप बंदूक दिखा के नहीं कर सकते, आप उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं जो है आपको चीजें अच्छे से समझाऊं या मैं आपसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करूं, तो बेटा आपको भी मेरे साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप जो है मैक्सिमम मेरी क्लासेज लो, तो बेटा मुझे ये कैसे करना पड़ेगा? क्या मैं बंदूक दिखा के दिखवा सकता हूँ? नहीं सर, वो तो एक देख लेगा, दो देख लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको अच्छा टीच करूंगा तो बेटा आपके बिहेवियर पे उसका असर आएगा, और अगर आप मेरे पढ़ाने से सेटिस्फाइड हुए तो आप मेरी क्लासेस देखोगे, अदरवाइज आप किसी और की देखोगे। हाँ सर। तो बेटा मैंने क्या किया? आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी काम करवाया जाता है वर्कर से, तो पहले उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाता है कि सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ठीक है, तभी आप अच्छा काम करवा पाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटा कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि बेटा जैसे आप करोगे वैसा ही आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सर एग्जांपल दो। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आप पढ़ाई करेंगे, अभी कुछ ही टाइम आपके एग्जाम का बाकी है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बेटा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते या किसी वजह से नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट खराब मिलेगा। तो डेट इज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सर बिजनेस का एग्जांपल बताओ। तो बेटा देखिए, आपका कोई भी आउटकम है वो अल्टीमेटली आपकी सिचुएशन में आपने कैसे डील किया उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर बिजनेस के अंदर आप टाइमली सारी चीजें करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं, तो आपका बिजनेस ग्रो करता है, और अगर आप ठीक से काम नहीं करते तो आपका बिजनेस बेटा डाउनफॉल हो सकता है। इसको बोलते हैं बेटा कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है कंटिंजेंट। क्या आता है? कंटिंजेंट। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? बेटा कंटिंजेंट का मतलब होता है एक तरह से निर्भर होना। ठीक है, मैं आपसे कोई काम करवाना चाहता हूं या मैं मान लीजिए पढ़ाना चाहता हूं,
मैं तभी तो पढ़ा पाऊंगा जब सामने बच्चे होंगे। अगर बच्चे नहीं होंगे तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? या मैं अपनी चीजों को इंप्रूव करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा जब मुझे बेटा सामने से कोई बताए? तब मैं क्या हो गया, निर्भर हो गया। एक कंपनी है वो अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करना चाहती है, बांटना चाहती है, तो वो सामने वाले के अंदर पहले पोटेंशियल देखेगी कि क्या उसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो गट्स हैं कि भाई वो काम को कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो कंपनी उसको काम दे देगी, नहीं तो उसको मैनेजरियल लेवल के बंदे को खुद ही वो काम करना पड़ेगा। वो डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकता या डेलीगेशन नहीं कर सकता। तो बेटा दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट। देखिए बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स और परमानेंट, they are affected by situation or circumstances, therefore decision to implement them or not is taken according to the situation or circumstances। तो बेटा वो काम किसी पर्सन से करवाना है नहीं करवाना, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा कंटिंजेंट और फ्लेक्सिबल के बीच में। तो फ्लेक्सिबल का मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैनेजमेंट को चेंज कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिचुएशन को देखते हुए हमें उस चीज को उसी तरीके से डील करना पड़ेगा। तो बेटा ये आपके क्या है बेटा, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइन, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल, बिहेवियरल, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटिंजेंट। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। हाँ सर, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, या आप इसको कह सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? तो बेटा सबसे पहले प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट रियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा आपको रियलिटी दिखाते हैं। सर क्या मतलब? देखिए बेटा, आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपको एक रियलिटी पता होना चाहिए कि आप कितना कर पा रहे हैं या कितना नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आप कोई डिसीजन लेते हैं। अगर आप बिना रियलिटी के कोई काम करते हैं तो हमेशा उसमें आपको बेटा दिक्कत आएगी। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपको हर एक चीज सही तरह से आपको दिखाता है। इट इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेज। ठीक है, मैनेजरियल की सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांसेज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो दिखाते हैं हमें क्या चीज करना चाहिए। राइट, ओके। दूसरा आता है बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसको आप दो पॉइंट भी बना सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आप रिसोर्सेज को कम से कम वेस्टेज करें। बेटा अगर आपके सिर पे कोई डंडा लेके खड़ा है तो बेटा आप प्रॉपर अपना टाइम यूटिलाइज करोगे, आप उसको वेस्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई डंडा लेके खड़ा ही नहीं है तो आप, हाँ ठीक है, कभी फोन आ रहा है, कभी कहीं दिमाग है, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी बॉयफ्रेंड, कभी गर्लफ्रेंड, अब अलग अलग चीजों में बेटा आपका माइंड काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई डंडा लेके सामने पापा खड़े हैं, मम्मी खड़ी हैं, तो बेटा आप पढ़ाई करते हो। इज दैट क्लियर? तो बेटा आपका टाइम वेस्टेज कम होता है। और दूसरा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बेटा अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ठीक से फॉलो हो रहा है तो आप चीजों को इफेक्टिवली तरीके से उसको बेटा मैनेज कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट आता है बेटा साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है बेटा देखिए बैलेंस डिसीजन। सर बैलेंस डिसीजन कैसे लेते हैं? बेटा देखिए, जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए। ठीक है, अब आपके घर में मान लीजिए आप दो जो है बहन भाई हैं, या दो भाई हैं, या दो बहनें हैं। ठीक है, तो माँ बाप जो है वो बेटा दोनों को बैलेंस लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक को बहुत ज्यादा प्यार कर दिया, एक को बिल्कुल ही नहीं कर रहे, या एक को बेटा बिल्कुल बस जब देखो उनको पेलते ही रहते हैं कि तुम ये नहीं, तुम वो नहीं, तुम वो नहीं। तो बेटा वो दोनों को बैलेंस रखते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई डिसीजन लिया जाए वो बेटा फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होना चाहिए। ठीक है, तो वो किसी की एक की बातों में आके नहीं लेना चाहिए, तो साइंटिफिक तरीके से लेना चाहिए ताकि आपका कम से कम लॉस हो और आपकी ग्रोथ ज्यादा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। सर इसका क्या मतलब है? देखिए बेटा, जब भी कोई बिजनेस आप रन करते हैं तो एक चीज मान के चलिए कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा डायनामिक होता है। ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसमें हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है तो हमें बेटा उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। राइट, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो बेटा अगर हम चीजों को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो
आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ना ही इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। और अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं होगी तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगते हैं तो बेटा वो हेल्प करते हैं आपके चेंजिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट आता है बेटा फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपकी गोल को अचीव करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में भी हेल्प करता है। जैसे आपको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहिए और रीजनेबल प्राइस पे देना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, उसके एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूट करना चाहिए। तो ये सारी बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की। तो इसको फुलफिल करने में हेल्प करता है कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट आता है बेटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बेटा अगर मैनेजमेंट आपका सही से है तो आपको आसानी से ये पता चल सकता है कि किस फील्ड के अंदर हमें एजुकेशन या ट्रेनिंग देने की जरूरत है, या किस चीज के अंदर हमें बेटा रिसर्च करने की जरूरत है। अगर हम ढंग से मैनेजमेंट करेंगे तो हमें इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इट दैट क्लियर? तो बेटा ये थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका बेटा कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, केस स्टडी आ जाती है कि बताइए कौन सी सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल हो रखी है। ठीक है, तो सर इसको याद कैसे करें? तो बेटा ध्यान रखना, जब भी कोई मैसेज आता है, आप किसी ना किसी फ्रेंड के मैसेज की वेट करते हैं। हाँ सर कई बार करते हैं। तो जैसे ही मैसेज आता है बेटा वो कहाँ पे शो होता है? सर टॉप पे शो होता है। और आपके पास क्या आता है? सर मैसेज आता है। तो बेटा यही इसका निमोनिक है, टॉप एसएमएस। क्या है? टॉप एसएमएस। सर टॉप एसएमएस का मतलब बेटा टॉप, टी माने मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, ओ माने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पी माने प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट रियलिटी, एस माने साइंटिफिक डिसीजन, एम माने मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, और एस माने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटा ये थे बेटा आपके सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें कोई डाउट? आई होप आपको ये समझ आया होगा। हाँ सर बिल्कुल समझ आया। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वो क्या है? बेटा देखिए वो आपका ये है कि देखिए जो आपके प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल जो है दो लोगों ने दिए थे। एक आपके हेनरी फ्योल ने दिए थे और एक दिए थे बेटा आपके एफ डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, दो लोगों ने प्रिंसिपल दिए थे। से इन्होंने क्या कहा था? देखिए बेटा हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिए थे वो दिए थे टॉप लेवल के लिए। अब क्योंकि ये एडमिन लेवल पे थे तो बेटा इन्होंने टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल दिए थे। और इन्होंने बेटा 14 प्रिंसिपल दिए थे। कितने दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। लेकिन एफ डब्ल्यू टेलर ने बेटा, क्योंकि ये लोअर लेवल पे थे, ये लोअर लेवल पे थे, तो इन्होंने बेटा लोअर लेवल के लिए प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने बेटा 4 प्रिंसिपल दिए। कितने दिए? 4 प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। अब जो लोअर लेवल पे जो लोग काम करते हैं ना, वो वर्कर जो लोग होते हैं वो जल्दी से किसी चीज को मानते नहीं है और उनको मनाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ सर, तो बेटा इसको मनाने के लिए ही यहाँ पे इन्होंने 4 टेक्निक्स भी दी थी। तो बेटा ये जो 4 टेक्निक दी थी बेटा, प्लस और 4 प्रिंसिपल दिए थे, ये किसने दिए थे? एफ डब्ल्यू टेलर ने। और बेटा हेनरी फ्यूल क्योंकि एडमिन लेवल पे थे, टॉप लेवल पे थे, तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। 14 प्रिंसिपल दिए थे। बेटा यही इस चैप्टर के अंदर अब आपको मेन करना है। 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के, 4 प्रिंसिपल एफ डब्ल्यू टेलर के, एंड 4 टेक्निक ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर। बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के नहीं जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और 6 मार्क का आता है। बेटा या तो इसमें से प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा या इसमें से। मोस्टली जो चांसेज होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ज्यादा बेटा इसमें माथापच्ची नहीं है। इसको अच्छे से करके जाएंगे सभी बच्चे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं? सर कोई डाउट नहीं। तो आइए चलिए करते हैं अब हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हाँ बेटा, तो फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? वन बाय वन हम इनको करते हैं और इनको अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहला डिसीजन आता है बेटा, सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? देखिए बेटा, किसी भी काम को करने के लिए बेटा हमें उस काम को डिवाइड कर लेना चाहिए।
हेनरी फ्यूल कहते हैं कि अगर एक साथ पूरे काम को किया जाए, कोई बड़ा काम है और एक ही पर्सन मान लो उसको करता है, तो बेटा उसमें काफी चांसेज हैं कि वो काम गलत हो सकता है या कुछ ना कुछ कमियां रह सकती। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि उस काम को डिवाइड कर दो, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर पार्ट को उस पर्सन को हैंड ओवर कर दो जो उसका स्पेशलाइज है। इससे क्या होगा, काम जल्दी भी होगा, इफेक्टिव भी होगा, एफिशिएंसी भी होगा। सर कैसे? जैसे मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, अब आपके स्कूल में बेटा हर सब्जेक्ट का अलग टीचर आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल। तो हर सब्जेक्ट का अलग टीचर क्यों आ रहा है? अगर एक ही टीचर अकाउंट भी पढ़ाए, इको भी पढ़ाए, बीएसटी भी पढ़ाए, मैथ भी पढ़ाए, इंग्लिश भी पढ़ा दे, तो बेटा फिर तो बात ही क्या है, वो तो पागल हो जाएगा टीचर, और महान टीचर होगा वो तो। हाँ सर, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है कि एक ही टीचर हर चीज में बेटा जा सकता है, बट वो एक्सपर्टीज नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बेटा उसका कॉन्सेप्ट लैग कर रहा होगा, ना तो उसके प्रॉपर मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ना अकाउंट के, ना इको के, ना बीएसटी के, ना अदर सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे बेटा एफिशिएंसी नहीं आएगी, इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। तो बेटा इसीलिए हेनरी फ्योल कहते हैं कि काम को पहले डिवाइड कर दो और फिर उसको बेटा जो स्पेशलिस्ट और ट्रेन पर्सन होता है उसको प्रोवाइड कर दो, ताकि उसकी एफिशिएंसी भी बनी रहे और बेटा इफेक्टिव तरीके से वो आपका काम हो जाए। तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड आता है बेटा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर कई बार केस भी आ जाता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कई बार क्या आता है, केस आ जाता है कि क्या होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा पावर टू कमांड, ठीक है, आपको कोई कमांड देने की पावर मिल गई तो उसको बोला जाता है अथॉरिटी। एंड सर रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसे कहा जाता है? बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आपका बेटा अकाउंटेबिलिटी, है ना, कि सॉरी अकाउंटेबिलिटी नहीं बेटा, ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना। ठीक है, आपको कोई ऑब्लिगेशन आ गया, सर कैसे? बेटा देखिए, अब आप एक बात समझना, आप मान लीजिए कहीं पे ट्यूशन जा रहे हैं, कहीं क्लासेस जा रहे हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने कह दिया सर ये बच्चा अब आपके हाथ में, इसको बेशक कितना ही ठोको कोई टेंशन नहीं है। तो बेटा वो जैसे ही आप डेली जा रहे हो, वो भाई साहब जो है आपको पकड़ के गर्दन से डबा डब आपको पिटाई कर रहे हैं, है ना, डेली उनको यही काम। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप कुछ कर सकते हो क्योंकि अथॉरिटी आपके पेरेंट्स ने ही दी है, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, सर नंबर आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, आप बस इनको पिटाई करो। तो बेटा क्या आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हो? नहीं। क्या पेरेंट्स को अच्छा रिजल्ट मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी तो दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो वो उन्होंने अपनी अथॉरिटी का गलत यूज किया। हाँ सर, अब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी बेटा ट्यूशन टीचर के पास गए और पेरेंट्स ने बोला कि सर मुझे मेरे बच्चे के नंबर चाहिए, कैसे भी करके आप नंबर दिलवाओ। बोले ठीक है। अब बेटा आपने काम किया नहीं, टीचर ने डांट दिया, तो अगले दिन आपके पेरेंट्स लड़ाई करने पहुंच गए, हाय सर आपने मेरे बच्चे को कैसे डांट दिया। बेटा एक बात बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अब अथॉरिटी दी नहीं, तो नेक्स्ट टाइम क्या वो टीचर बोलेगा उसको? द आंसर इज नो। अब टीचर नहीं बोलेगा तो बेटा क्योंकि अथॉरिटी नहीं है, तो भी बेटा क्या रिजल्ट मिलेगा? द आंसर इज नो। तो इसीलिए हेनरी फ्योल कहते हैं कि जब भी आप अथॉरिटी देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो आप अथॉरिटी जरूर दें। इट इज क्लियर? हाँ सर। तो बेटा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो बेटा इसका एक अगर केस बेस्ड एग्जांपल आ जाता है तो आप इसको आराम से लिख लेना, और इसका केस किस तरीके से आता है वो मैं आपको आइडिया दे देता हूं। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे ये मिस्टर एक्स हैं जो कि क्या है बेटा, प्रोडक्शन मैनेजर है, जो है प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है। हाँ सर। तो इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, इन्होंने मिस्टर वाई को, ठीक है, जो बेटा मशीन पे काम करते हैं, मिस्टर वाई हैं, इनको ऑर्डर दिया कि भाई आप 1000 यूनिट जो है वो मुझे बना के दो, 1000 यूनिट मुझे बना के दो, ठीक है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या बेटा, आपके जो फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया मतलब जहां पे बेटा मशीन होती है उसी के आसपास का जो एरिया होता है उसको फ्लोर एरिया बोलते हैं, ठीक है, कि जो बेटा ताकि रॉ मटेरियल वहां पे रखा होता है ताकि मशीन में जल्दी से डाल सके। वहां पे सिर्फ 500 यूनिट का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, 500 तो कम हो गई, चलो 800 ले लो, 800 यूनिट्स का रॉ मटेरियल पड़ा था, ठीक है। हाँ सर। अब बाकी जो 200 यूनिट थी उसका जो रॉ मटेरियल था वो स्टोर में था, ठीक है, स्टोर मतलब जहां पे वो अलग से रखा जाता है। हाँ सर। अब बेटा इसको जो है 200 यूनिट के लिए स्टोर जाना था, लेकिन मिस्टर वाई को क्या नहीं था बेटा, अथॉरिटी नहीं थी, अथॉरिटी नहीं दी टू एक्सेस स्टोर, ठीक है, स्टोर को एक्सेस करने का, वहां से मटेरियल लेके आने का, रॉ मटेरियल लाने का अथॉरिटी उसको नहीं दिया, राइट, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कितने की, 1000 प्रोडक्ट की।
1000 यूनिट की क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो बताओ अब मिस्टर एक्स कितनी यूनिट बना पाया, 800। तो क्या मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स जो है, सॉरी मिस्टर वाई को बेटा ये कह सकते हैं कि भाई तेरी कमी थी, तेरी कमी के कारण तू नहीं बना पाया। क्या मिस्टर वाई इज लाइबल फॉर नो प्रोडक्शन? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि बेटा यहां पे इसको अथॉरिटी तो गिवन ही नहीं थी। अगर अथॉरिटी दी होती तो ये 200 यूनिट और बना पाता। आंसर इज यस। तो बेटा इसीलिए कहा जाता है, हेनरी फ्योल ने कहा है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। ये वर्ड जरूर लिखना बेटा, गो हैंड इन हैंड। ठीक है, ताकि बेटा आप कि जो भी वर्कर हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके, और अगर आप अथॉरिटी देते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी लेके आए। इज दैट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट आता है बेटा डिसिप्लिन। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी केस स्टडी आती है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है बेटा, डिसिप्लिन में रहना। मतलब हेनरी फ्यूल कहते हैं कि देखिए जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल बनता है तो वो सिर्फ टॉप लेवल के लिए ही एप्लीकेबल नहीं होता, वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी क्लास में टीचर लेट आ रहा है डेली, बच्चे टाइम पे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे अगर कभी लेट हो गए तो टीचर ने भाई साहब जीना हराम कर दिया, क्या ये सही बात है? आंसर इज नो। सर जितना टाइम पे आना टीचर की जिम्मेदारी है उतना ही टाइम पे आना बच्चों की जिम्मेदारी है। तो ये दोनों के लिए इक्वल चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं। हाँ सर, बेटा इसी को बोला जाता है डिसिप्लिन। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी कमिटमेंट करता है तो वो उसको जरूर पूरा करे, और लोअर लेवल मैनेजमेंट अपनी कमिटमेंट करता है तो उसको भी पूरा करे। सर इसका कोई एग्जांपल? तो बेटा देखो इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे इसका मैं बेटा आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए, और इसकी कई बार केस स्टडी आती है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, लेट्स सपोज बेटा आपकी पी क्यू आर लिमिटेड है। पी क्यू आर लिमिटेड एक कंपनी है। इन्होंने बेटा वर्कर्स को बोला, इन्होंने वर्कर्स को बोला आप जो है हमारा प्रोडक्शन अच्छा कर दो। ठीक है, प्रोडक्शन करो ओवर टाइम लगा के। ठीक है, ओवर टाइम करके आप हमारा प्रोडक्शन करो, ओवर टाइम लगा के आप हमारा प्रोडक्शन करो, जिससे हमें क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा हुआ तो हम आपको ओवर टाइम देंगे, और आपको ओवर टाइम के साथ साथ, ओवर टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको बोनस भी देंगे। ठीक है, अगर आप हमारा प्रॉफिट जनरेट कर देते हैं तो। ठीक है, वर्कर मान गए। अब हुआ क्या बेटा, वर्कर ने अपना बेटा ओवर टाइम किया और आपको एक प्रॉफिट की सिचुएशन दे दी। अब वर्कर ने क्या किया बेटा, कमिटमेंट फुलफिल कर दिया। वर्कर ने क्या किया, वर्कर्स फुलफिल देयर कमिटमेंट। ठीक है, फुलफिल देयर कमिटमेंट। ठीक है, वर्कर ने तो फुलफिल कर दिया, ठीक है सर मान लिया। लेकिन जैसे ही वर्कर ने फुलफिल किया बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो गया। हाँ सर। तो बेटा यहां पे अब क्या हुआ, पी क्यू आर लिमिटेड जो थे ना, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट था, उसने डिनाई कर दिया। इसने बेटा जो इसका जो कमिटमेंट था, इसका जो कमिटमेंट था, कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इन्होंने क्या कर दिया बेटा, डिनाई कर दिया। इन्होंने डिनाई कर दिया, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कोई बोनस बोनस इश्यू नहीं करना था आपको, हमने कब बोला आपको बोनस देना है? तो बेटा क्या ये चीज सही है? यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक कर रहा है? तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे लैक कर रहा है आपका डिसिप्लिन। क्या लैक कर रहा है? डिसिप्लिन। इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसका कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। नेक्स्ट आता है बेटा आपका डिसिप्लिन के बाद यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है बेटा, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है बेटा, हेनरी फ्योल कहते हैं एक सबॉर्डिनेट एक टाइम पे एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा और उसी को वो क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं सर। सर इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बेटा मिस्टर ए है, एक वर्कर है। मिस्टर ए एक वर्कर है बेटा, और ये क्या है, subordinate है। इसको बेटा बी से और सी से, ये दो क्या है, सुपीरियर है, ये सुपीरियर्स हैं बेटा। इससे भी ऑर्डर मिल गया इसको, और इससे भी ऑर्डर मिल गया, सी से भी इसको
ऑर्डर मिल गया। अब बेटा मिस्टर ए के लिए बड़ी दिक्कत हो गई कि मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूं, बी का करूं या सी का करूं। ये तो धर्म संकट हो गया। अब बी का मना करे तो सी नाराज हो जाए, सी का मना करे तो बी नाराज हो जाए, बड़ी दिक्कत है। तो ये बेटा किसी का भी काम ढंग से नहीं कर पाता। तो बताओ क्या बी का काम हुआ, नहीं हुआ, क्या सी का काम हुआ, नहीं हुआ। अगर एक एक करके देते तो क्या काम हो पाता या नहीं हो पाता? द आंसर इज यस, दोनों का काम हो जाता। तो बेटा यहीं पे हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल बनाया, डेट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है एक सुपीरियर एक टाइम पे एक ही सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देगा और वही सबॉर्डिनेट उसको रिप्लाई करेगा और अकाउंटेबल होगा अपने किसी भी एक्टिविटी परफॉर्मेंस के लिए। इट दैट क्लियर? हाँ सर। चलिए, तो बेटा यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम एंड एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। इट दैट क्लियर? हाँ सर, समझ आ गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है बेटा, डायरेक्शन मतलब दिशा। हमारा एक ही गोल होना चाहिए। बेटा देखिए, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप मेरी क्लास देख रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है आपके अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है। अब आप टाइम पास के लिए कर रहे हो या मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूं, तो बेटा क्या हम एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? द आंसर इज नो। तो बेटा हेनरी फ्योल कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को सभी को एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए ताकि वो जल्दी से और अच्छे से अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर सकें। तो बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? इट मीन दैट देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान और ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। हम जितने भी काम कर रहे हैं अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बेटा आप ऑनलाइन देख रहे हैं क्लासेज, आप ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए और आपको एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए ताकि आप अपना करियर बना सके। ठीक है। तो ये होता है बेटा आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा आपका subordinate to individual interest to general interest। ठीक है, subordinate to individual interest to general interest। इसका क्या मतलब? बेटा कई बार आपने देखा होगा आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, वो पूरी क्लास का उसका कोई लेना देना नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं। आपके ग्रुप में भी होगा, वो सिर्फ अपना अपना सोचता है, ग्रुप के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं इसको कोई खास लेना देना नहीं होता। तो बेटा यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, इसके ऊपर भी केस बेस आ जाता है कई बार, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो केस आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कई बार बेटा यहाँ पे अब सबॉर्डिनेट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा प्रायोरिटी जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देना चाहिए। ठीक है, ना कि आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। ठीक है, इसमें कोई डाउट? जनरल इंटरेस्ट हो जिसमें सबका बेनिफिट हो। इज दैट क्लियर? हाँ सर। सर इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? हाँ सर बिल्कुल दे सकते हैं। बेटा देखिए क्या होता है, मान लीजिए क्या था, मिस्टर एक्स जो है वो बेटा आपका एक्स वाई जेड लिमिटेड में क्या है बेटा, एम्प्लॉय है। ठीक है, वो एम्प्लॉय थे एक्स वाई जेड लिमिटेड में। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, इनको किसी फैमिली फंक्शन में जाना था, फैमिली फंक्शन में जाना था इनको, और उसी दौरान एक बेटा अर्जेंट मीटिंग आ गई, अर्जेंट मीटिंग इन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, लेकिन इनको फैमिली फंक्शन में भी जाना है। अब बेटा इनके पास बताओ क्या होगा? अब आप क्या करोगे? सर हम तो फैमिली फंक्शन में जाएंगे। बेटा यही तो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। लेकिन बेटा मिस्टर एक्स ने क्या किया, बेटा इन्होंने फैमिली फंक्शन को अवॉइड किया और बेटा मीटिंग को पहले प्रायोरिटी दी। तो बेटा इसी को बोला जाता है कि सबॉर्डिनेट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, की भाई आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में रख के जनरल इंटरेस्ट जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको पहले प्रायोरिटी दें। तो बेटा ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल आपका क्या कहता है? दैट इज subordinate to individual interest to general interest। देखिए, the interest of an organization should be taken priority over the interest of any one individual employee। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय। रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय क्या कहता है? बेटा देखिए, हेनरी फ्योल कहते हैं कि जब भी कोई आप रेमुनरेशन देते हैं, बेटा रेमुनरेशन इज ए वेरी वाइडर टर्म। ठीक है, रेमुनरेशन नॉट ओनली सैलरी और वेजेज, इसमें और भी सारे बेनिफिट्स आते हैं जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेनरी फ्योल कहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज को
फेयर रेमुनरेशन देना चाहिए, जिससे एटलीस्ट उसके जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अचीव हो सके। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अचीव हो सके बेटा, इतना उसको रेमुनरेशन मिलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट आता है बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये आप अपना चैप्टर नंबर 5 में भी एक बार पढ़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेना। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बेटा सेंटर में होना, मतलब एक ही जगह पे होना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि चीजों को बेटा बांट देना, ठीक है, दूसरों को डिसीजन मेकिंग पावर प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब सर एग्जांपल दो, आपके घर में देखिए बेटा, अब आप बेटा अभी 12th क्लास में, हाँ सर बिल्कुल बेटा, आपकी मम्मी या आपके पापा कभी आपको कुछ सामान लाना हो तो अब वो आपको बोलते हैं ना कि बेटा जाओ उस दुकान से ये सामान ले आ, ये ले पैसे। हाँ सर बोल देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या आपके पेरेंट्स आपके घर के फंड को मैनेजमेंट करने की पावर आपको देते हैं क्या? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, उनके सामने मैं कैसे, मैं कह भी नहीं सकता, आप बोलो एक बार। सर पिटवाओगे क्या? नहीं बेटा। क्यों? वो आपको नहीं देते क्योंकि बेटा वो मेजर चीज है, ठीक है। अगर वो डिसीजन गलत हो गया तो बेटा आपको बेटा बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है ना। इसीलिए पापा मम्मी हमेशा फाइनेंस का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। लेकिन बाकी जो नॉन कोर एक्टिविटी, कभी चीनी लानी है, कभी कोई सामान लेके आना है, कभी और कुछ लेके आना है, तो वो चीजें आपको दे देते कि जा। अब कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी या पापा ने बोला हो कि बस स्पेशल वहीं से वो सामान लेके जाना, एक पर्टिकुलर दुकान से ही आपको ये लेके आना है, यही सामान अगर उस दुकान पे नहीं मिला तो दूसरी दुकान पे जाने का नहीं, उल्टा जाना, है ना? ऐसा कभी बोलते हैं? नहीं सर, वो क्या कहते हैं, भाई ये लेके आना है, अब आप उसी दुकान से लाओ या किसी दूसरी दुकान से लाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है, चीज तो वही है ना। हाँ सर बिल्कुल सही है बेटा, उसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है, और सेंट्रलाइजेशन होता है जिसमें आपका आपकी कोर एक्टिविटी आपके हाथ में होती है। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि अगर एक ही बंदा सारे काम करे तो उसके ऊपर काफी बर्डन आ जाता है, ठीक है, और वो कोई भी डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उसको जो कोर एक्टिविटीज हैं, जो मेजर डिसीजन पावर है, वो अपने हाथ में रखनी चाहिए, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज जो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है या कंपनी को जिससे ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, उन पावर्स को बेटा डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, अपने सबॉर्डिनेट को वो पावर हैंडओवर कर देना चाहिए, ताकि उसका थोड़ा वर्कलोड और बर्डन कम हो जाए। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट? यस सर। तो बेटा देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। मतलब एक ही पर्सन के पास सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो सेंट्रलाइजेशन। वेयर एज डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप अपनी अथॉरिटी को डिस्पर्सल कर देते हो, मतलब आप बांट देते हो एक से ज्यादा लोगों में, तो उसको क्या बोला जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। इज दैट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट आता है बेटा स्केलर चेन, मोस्ट इंपोर्टेंट। बेटा ये पक्का पक्का आपका आने के पूरे पूरे संभावना है, स्केलर चेन जरूर करना। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है बेटा? स्केलर चेन कहता है कि आपको हर एक चीज को प्रॉपर ऑर्डर में करना चाहिए। मतलब प्रॉपर ऑर्डर मतलब, अब आप देखो बेटा, कोई भी बात होती है, आप स्कूल में हो, ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी बात होगी, क्या आप सीधा प्रिंसिपल के पास चले जाते हो? या कोई प्रिंसिपल ने कोई अनाउंसमेंट करना है, वो सीधा हर बच्चे के पास जाता है? आंसर इज नो सर, ऐसे थोड़ी होता है। तो कैसे होता है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप सबसे पहले अपने बेटा सब्जेक्ट टीचर को बताते हो, फिर उसके बाद क्लास टीचर को बताते हो, अगर वो नहीं सुनते फिर उसके बाद आप बेटा किसको बताते हो? हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बताते हो, फिर आप वाइस प्रिंसिपल को बताते हो, देन उसके बाद आप प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ऐसा ही होता है ना बेटा, इसी को बोला जाता है स्केलर चेन। जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक इज कॉल्ड स्केलर चेन कहलाता है। इज दैट क्लियर? और बेटा ध्यान रखना, जब भी स्केलर चेन का क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको बेटा गैंग प्लान जरूर बताना है, ठीक है, वो जरूर आपने एक्सप्लेन करना है। सर ये थोड़ा सा समझा दीजिए, समझ नहीं आया। तो बेटा ध्यान से सुनना कि ये क्या होता है। देखिए आपका बेटा अथॉरिटी, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक इस तरीके से ये पिरामिड है, ये टॉप लेवल पे ए है, ठीक है, हाँ सर, यहाँ पे बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है, यहाँ पे आपका ई आ गया, एफ आ गया, और जी आ गया, ठीक है। अब डी को ए ने कोई काम देना है, ठीक है, ए ने डी को कोई काम देना है, तो ये क्या करेगा? ए पहले बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, और सी डी को बताएगा, ठीक है। डी तक मैसेज आ गया। अब डी सीधा ए को रिप्लाई नहीं करेगा, ये ए को रिप्लाई नहीं करेगा, ये बेटा वापस रिवर्ट करेगा
डी सी को, सी बी को एंड बी ए को। बट बेटा देखो, इसको बोला जाता है स्केलर चेन। इसको क्या बोला जाता है? स्केलर चेन। बट बेटा इन केस ऑफ इमरजेंसी, बेटा सेम लेवल पे वर्किंग जो लोग हैं वो आपस में एक ब्रिज मेंटेन करते हैं। इस ब्रिज को बोला जाता है गैंग प्लांक। इसको क्या बोला जाता है? गैंग प्लांक। बेटा इन केस ऑफ इमरजेंसी जो कोई भी सबॉर्डिनेट है वो अपने इमीडिएट सुपीरियर को बता के बेटा दूसरे पर्सन से बात कर सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर सकता है। दैट इज कॉल्ड गैंग प्लान। इसको क्या बोलते हैं बेटा? गैंग प्लान। लेकिन ये बेटा इन केस ऑफ इमरजेंसी ही होता है, ऐसे नॉर्मल कोर्स में ये नहीं किया जाता। वहां पे आपको स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, जब भी स्केलर चेन का क्वेश्चन आए आपने बेटा गैंग प्लान को जरूर बताना है। इट इज क्लियर? समझ आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ आया। तो बेटा देखिए, गैंग प्लान स्केलर चेन क्या कहता है? स्केलर चेन क्या कहता है? द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक इज कॉल्ड स्केलर चेन। द this chain should not be violated, but in emergency employee at same level can contact through gangplank by informing their immediate superior। वो अपने immediate superior को बता के क्या कर सकते हैं बेटा? बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है बेटा सही चीज सही जगह पे सही वक्त पे आपको मिलनी चाहिए, उसको ऑर्डर बोलते हैं। आपने ऑर्डर को कई बार फॉलो नहीं किया होगा। सर कोई एग्जांपल दो। बेटा याद करो, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आपका बचपन का प्यार है ना? क्या सर बचपन में आपने अपनी हरकतें देखी हैं? सर कैसी? बेटा जब आप याद करो स्कूल में, जब आप छोटे बच्चे थे, स्कूल से घर आते थे तो एक जूता कहीं, एक सॉक्स कहीं, बेल्ट कहीं, टाई कहीं। तो बेटा और सब जब अगले दिन आप स्कूल जाते थे तो ढूंढ रहे होते थे, अरे मेरी टाई कहाँ गई, अरे मेरी बेल्ट कहाँ गई। बेटा ऐसा क्यों होता था? क्योंकि सर हमें पता ही नहीं चलता, कभी कोई चीज कहीं फेंक दी, कोई चीज कहीं फेंक दी, और मम्मा उसको लगाती थी। कई बार अगर मम्मा भूल जाती थी तो हमें दिक्कत होती थी ढूंढने में, और उससे आपका काफी टाइम वेस्ट होता था, जिसकी वजह से आप स्कूल में लेट भी हो जाते थे। हाँ सर, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि काम होता है, मशीनरीज भी होती हैं, अगर आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट सही टाइम पे सही जगह पे नहीं होते तो बेटा आपका काफी टाइम वेस्ट होता है, जिससे बेटा आपका ग्रोथ भी कम होता है। तो हैंडी फ्यूल कहते हैं हर एक चीज प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, सही चीज सही टाइम पे सही जगह पे मिलती रहेगी तो काम एफिशिएंटली भी होगा और इफेक्टिवली भी होगा। इट इज क्लियर? उसके बाद आता है बेटा इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है बेटा इक्वलिटी लेके आना। ठीक है, हैंडी फ्यूल कहते हैं जब भी कोई पर्सन सेम लेवल पे सेम अथॉरिटी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं तो उनको सेम ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि बेटा उनके अंदर इक्विटी बनी रहे। देखिए बेटा, द मैनेजर शुड बी ट्रीटिंग देयर सबॉर्डिनेट एज फेयरली एज पॉसिबल सो दैट दे डेवलप ए फीलिंग ऑफ डेडिकेशन टू देयर वर्क। और बेटा वो अपने वर्क के प्रति डेडिकेशन भी ला सके। सर एग्जांपल बताइए। बेटा जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, मिस्टर एक्स और वाई। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर एक्स मेल है और मिस्टर वाई जो है वो फीमेल है। ठीक है बेटा, मिस्टर एक्स को प्रमोट कर दिया, लेकिन बेटा ये सेम अथॉरिटी पे हैं, दोनों सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेटा इसको प्रमोट कर दिया, इसको नहीं किया, ये कह के कि नहीं ये नहीं कर पाएगी, इससे बस का नहीं है और तुमसे ना हो पाएगा। बेटा ऐसे कैसे ना हो पाएगा? फीमेल है तो क्या हो गया? तो क्या यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया जा रहा है? तो दैट इज इक्विटी। ठीक है, तो बेटा हेनरी फ्यूल कहते हैं कि जब कोई पर्सन सेम लेवल पे काम कर रहा है तो उनके साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। नेक्स्ट आता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या होता है बेटा? पर्सोनल होता है बेटा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी रहना बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना कम से कम लेबर टर्नओवर होगा वो कंपनी उतना ही ज्यादा ग्रो करती है। सर ऐसा क्यों है? देखो बेटा, आप मान लीजिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने 10 दिन के बाद किसी और टीचर से पढ़ना शुरू किया, फिर 1 महीने के बाद किसी और टीचर से पढ़ना शुरू किया, फिर 1 महीने के बाद किसी और टीचर से, ऐसे करते करते आपने पूरा साल निकाल दिया। क्या आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे? आंसर इज नो। सर क्यों? क्योंकि बेटा आप जब तक एक टीचर के साथ कनेक्ट होते हैं आप टीचर चेंज कर देते हैं, फिर आपको उसके साथ कनेक्ट होने में टाइम लगता है, जब तक उनका आपको समझ आता है आप तीसरे टीचर के पास चले जाते हैं। तो बेटा एक आपके पास जो है रेगुलरिटी नहीं बन पाई और बेटा कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई, हर टाइम पे आपकी चीजें चेंज हो रही हैं। तो बेटा इसी वजह से क्या है बेटा, आप
के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ पाती और आप ग्रो नहीं कर पाते। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम जो है लेबर पुराने होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेबर नया आता है, ठीक है, तो उसके साथ काफी सारा काम करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद उसको काम सिखाया जाता है, तो फिर उससे काम लिया जाता है। और जैसे ही काम उसने सीखा और वो छोड़ के चला गया, तो बेटा आपको तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उसके ऊपर काफी तो आपने कॉस्ट लगाई, काफी आपने टाइम दिया, और उसने कुछ नुकसान भी किया होगा। हाँ सर, तो वो भरपाई भी आपने नहीं की। बेटा नुकसान आपका, टाइम आपका गया, पैसा आपका गया, सामान आपका गया, और वो सिक्के वो भग गया। तो क्या इसमें आपका फायदा है या नुकसान? सर बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो बेटा वो नुकसान ना हो और आप ग्रो कर पाए, इसीलिए बेटा हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल होने चाहिए। ठीक है, एक बेटा आपका जो है ये सलमान खान के फादर की मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गई। उन्होंने कहा था कि एक इंसान की जो पहचान है वो इससे होती है कि उसके नौकर और उसके दोस्त कितने पुराने हैं। अगर ये दो लोग पुराने हैं तो इसका मतलब वो पर्सन बहुत अच्छा है ना? तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने पुराने लोग काम कर रहे हैं, इससे पता चलता है वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी सफल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर पाती है। ठीक है, हाँ सर। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है इनिशिएट करना। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि हर चीज मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। टॉप लेवल को लोअर लेवल के लोगों को, सबॉर्डिनेट को एक बेटा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आओ आप भी करके बताओ कैसे हो सकता है, कैसे आप प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। उनको थोड़ा सा बेटा फ्रीडम देना चाहिए कि आप जो है चलिए करके दिखाइए, ताकि वो भी इनिशिएट ले पाए, उनके भी मोटिवेशन बढ़े और उनका भी मोरल बूस्ट हो। इट दैट क्लियर? और लास्ट आता है बेटा स्प्रेड डी कॉर्प। स्प्रेड डी कॉर्प का मतलब होता है आई रिप्लेस आई विद वी। बेटा जैसे कि मान लो कि आप मेरी क्लास ले रहे हैं, मेरी क्लास लेके आपके अच्छे मार्क्स आ गए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरी तरीके से मेरी ही वजह से आपके अच्छे मार्क्स है? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? द आंसर इज यस। बेटा देखिए, मैं सिर्फ आपको करवा सकता हूं, करना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो इसमें हमारी मेहनत है, ठीक है, कुछ 10-20% मेरी और 80% आपकी, 80-90% आपकी मेहनत है। तो मैं अगर ये कहूं कि मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ, तो बेटा वो गलत है। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि मैं का जो ये रट्टा लगाते हैं लेबर लोग, वो ना हो, हमको लेके चले, मतलब सभी लोग एक यूनिटी के अंदर काम करें। ठीक है, एज पर दिस प्रिंसिपल ए मैनेजर शुड कंटिन्यूअसली मेक एफर्ट टू डेवलप ए टीम स्पिरिट अमंग द सबॉर्डिनेट। ठीक है, एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ये ना हो कि सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इससे बेटा ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाती। तो बेटा ये 14 प्रिंसिपल थे हेनरी फ्योल के। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला होता है बेटा डिवीजन ऑफ वर्क, जो कहता है काम को पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और देन जो उस काम को करने में स्पेशलिस्ट है उसको दे दो, जिससे काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए। दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या कहता है कि बेटा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। अगर आप अथॉरिटी देते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो अथॉरिटी भी दो। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि भाई जो कमिटमेंट टॉप लेवल कर रहा है उसको वो पूरा करे, और अगर लोअर लेवल कोई कमिटमेंट कर रहा है तो वो भी अपनी कमिटमेंट को पूरा करे। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है? एक सबॉर्डिनेट को एक टाइम पे एक ही सुपीरियर ऑर्डर करेगा और वही बेटा आंसरेबल उस सुपीरियर को होगा। इट दैट क्लियर? एक टाइम पे दो या उससे ज्यादा एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एक्टिविटी हो रही है वो बेटा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होना चाहिए, सब अलग अलग डायरेक्शन में काम ना करें। नेक्स्ट आता है बेटा सबॉर्डिनेट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि हर एक सबॉर्डिनेट को बेटा अपने इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय। तो रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय क्या कहता है कि एटलीस्ट बेटा इतना रेमुनरेशन दिया जाना चाहिए कि उनकी बेसिक लिविंग जो है एम्प्लॉय की वो आराम से कट जाए। उसके बाद नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा? सारी पावर एक ही हाथ में हो। डिसेंट्रलाइजेशन पावर को बांट देना। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि मेन एक्टिविटी जो है, मेन काम वो मैनेजर को अपने हाथ में रखने चाहिए, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज है वो सबॉर्डिनेट में बांट देना चाहिए, ताकि उसका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए और वो अच्छे डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट आता है बेटा स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है कि बेटा प्रॉपर अथॉरिटी जो है वो
एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, लोअर टू हायर और हायर टू लोअर के फॉर्म में चलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। और इसी के अंदर बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी है तो अपने इमीडिएट सुपीरियर को इन्फॉर्म करके जो है लोग अपने दूसरे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है कि बेटा अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ऑर्डर का मतलब है कि सही चीज सही टाइम पे सही जगह पे हो, ताकि बेटा कम से कम टाइम वेस्ट हो और प्रॉपर आपका टाइमली गोल अचीव हो जाए। नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी बोले तो कि इक्वेलिटी। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि सेम लेवल पे काम करने वाले लोगों को सेम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको सेम ट्रीट किया जाना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि बेटा कम से कम लेबर टर्नओवर हो। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा सब कम से कम क्या होना चाहिए, लेबर टर्नओवर होना चाहिए, ना कि बेटा तुरंत लेबर छोड़ के जाए, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाती। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। हर सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट को एक बेटा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। और लास्ट आता है बेटा स्प्रिट डी कॉर्प्स। स्प्रिट डी कॉर्प क्या कहता है, एक टीम स्प्रिट होनी चाहिए, रिप्लेस आई विद वी होना चाहिए, कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीम बिल्डिंग होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। इट दैट क्लियर? आई होप बेटा ये 14 प्रिंसिपल समझ आए होंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बेटा इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। एक दो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा केस बेस आ जाए, जैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस बेस आ सकता है, यूनिटी ऑफ कमांड का या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा ज्यादातर केस बेस क्वेश्चन नहीं लाए जाते, डिसिप्लिन का भी कई बार आ जाता है, बाकी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इट दैट क्लियर? आई होप कि आपको फ्यूल के प्रिंसिपल जो है ये 14 प्रिंसिपल आपको समझ आए होंगे। इट दैट क्लियर बेटा? हाँ सर, हाँ बेटा। तो हमने अब क्या कर लिया, हमने कर लिए सर फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम करने जा रहे हैं बेटा एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल। अरे एफ डब्ल्यू टेलर कौन था बेटा? एफ डब्ल्यू टेलर वो शख्स थे जिन्होंने बेटा आपके जो प्रिंसिपल दिए थे वो दिए थे बेटा लोअर लेवल के लिए। ठीक है, लोअर लेवल के लिए उन्होंने प्रिंसिपल तो दे दिए। अब हुआ क्या, अब ये बोला गया कि सर आपने प्रिंसिपल दे दिए, ठीक है, लेकिन अब लोअर लेवल जो है ना बेटा वो जल्दी से मानता नहीं है बात को, तो उसका क्या करें? तो बोले सर कोई बात नहीं, उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए हम 4 टेक्निक दे देंगे। तो बेटा अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, हेनरी फ्यूल सॉरी एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स एंड बेटा उसकी टेक्निक। तो बेटा एफ डब्ल्यू टेलर को ही बेटा, टेलर के प्रिंसिपल्स को ही बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या होता है अकॉर्डिंग टू टेलर? देखिए बेटा क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। मतलब कि ये कहते हैं कि ये एग्जैक्टली जानना कि आप किसी भी इंसान से क्या करवाना चाहते हैं, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और ये देखना कि वो उसको अपने बेस्ट तरीके से करें और कम से कम चीपेस्ट वे में करें, कम से कम वेस्टेज के साथ करें। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि बताइए प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो ध्यान रखना वो आपसे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। और अगर आपसे कह दे कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देन वो बेटा एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब आता है कि सर ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स जो थे वो उन्होंने क्या क्या दिए थे। तो बेटा सबसे पहला प्रिंसिपल आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कहता है बेटा? देखिए आप कभी कोई काम करते हैं, ठीक है, आप वो काम आपने शुरू किया, फिर आपको मजा नहीं आया, आपने वो काम बंद कर दिया, फिर दूसरे तरीके से किया, फिर मजा नहीं आया, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरे तरीके से किया, फिर मजा नहीं आया, छोड़ दिया, फिर आपने चौथे तरीके से किया। अब बेटा फोर्थ तरीके से जब आपने किया तब मजा आया और आपने वो काम किया। तो बेटा देखो यहाँ पे बेटा काम करने का बेस्ट एक ही तरीका होता है, चाहे वो कोई भी काम। तो एफ डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि हमें साइंटिफिक डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि हम हिट और मिस मेथड को यूज करें कि भाई देखो हम ये अप्लाई कर रहे हैं, फिर अगर चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो जयराम जी की।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले ही बेटा उनको इवेल्युएट करो कि कौन सा जो मेथड है वो अच्छा है और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने काम को करो। तो देखिए बेटा, देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालाइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द जॉब। किसी भी काम करने का एक ही बेस्ट तरीका होता है और हमें उसको एनालाइज करके उसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, साइंस है लेकिन रूल ऑफ थंब नहीं है कि जो जैसा है वैसा ही लगे, उसमें हम चेंज ना कर पाए। बेटा ऐसा नहीं होता। इज दैट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट आता है बेटा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बेटा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या कहता है कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर को मिलके काम करना चाहिए, दोनों में हार्मनी होनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से काम करवाना चाहता है तो बेटा उसको प्यार से काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि वो उसको बेटा पिटाई करके काम कराए, है ना, या उसको डरा धमका के काम कराए। ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से तो वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बेटा आपकी एक टेक्निक लगाई जाती है और उसका नाम है बेटा मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन। इसके अंदर बेटा आप उसके मेंटल स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं और बेटा मेंटल स्टेट अगर एक बार चेंज हो गया एम्प्लॉय का तो बेटा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट तरीके से काम करते हैं। इज दैट क्लियर? बेटा इसीलिए इसको बोला जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को मिलके काम करना चाहिए। बेटा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बेटा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म भी एक तरह से एक्सटेंशन है बेटा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। और इसी के अंदर बेटा अगर हम देखें प्रिंसिपल जो हमने अभी फ्यूल के पढ़े थे उसमें एक प्रिंसिपल था बेटा डिवीजन ऑफ वर्क। बेटा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म भी कुछ हद तक उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो आप कॉपरेट कीजिए, इंडिविजुअल मैं ही सब कुछ करूं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सबको साथ लेके चलो, सबको साथ में काम दो, वो भी अपनी अपनी एक्टिविटी करें, हम भी अपनी अपनी एक्टिविटी करें, तो मिलके काम करें। ठीक है, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या ना रखें, मैं ही सब कुछ करूं, एक ही बंदा सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम को डिवाइड करके करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज बेटा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। बेटा देखिए, एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि अगर कोई काम ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से करना चाहते हो तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके। और उस पर्सन को वही काम देना चाहिए जो वो अच्छे से कर सकता है। अगर दूसरा दोगे तो बेटा हमेशा वो काम जो है इफेक्टिवली और इनएफिशिएंटली होगा। ठीक है, सॉरी, इफेक्टिवली नहीं होगा और इनएफिशिएंटली होगा। इज दैट क्लियर? तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एफडब्ल्यू टेलर है वो किसके ऊपर फोकस करते हैं कि एम्प्लॉयज को बेटा स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज को वो काम देना चाहिए और साथ ही साथ उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते रहना चाहिए प्रॉपर टाइम पे। ठीक है, जैसे अब मैं बेटा आपको बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ, अब मैं अगर मैथ पढ़ाने लग जाऊं तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है? द आंसर इज नो। तो बेटा मुझे अब यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए? सर बिजनेस स्टडी। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? ये मेरी बेटा स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, ये मेरी प्रोस्पेरिटी है कि मैं किसमें बेटा ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूं। तो बेटा ये एफडब्ल्यू टेलर ने आपके 4 प्रिंसिपल दिए थे जिनको प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इज दैट क्लियर? हाँ सर। अब सर ये 4 प्रिंसिपल तो दे दिए, अब ये अप्लाई कैसे करें, ये बड़ा एक समस्या आ गया। मैंने कहा हाँ, तो इसीलिए बेटा क्या किया, बेटा टेलर ने क्या किए, 4 टेक्निक्स दी, 4 टेक्निक्स दी थी। अब हम उनको वन बाय वन उन टेक्निक्स को समझेंगे। तो बेटा सबसे पहली टेक्निक थी बेटा आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है? बेटा देखिए इसमें 2 वर्ड हैं, एक है फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन। क्या होता है? फंक्शन। ठीक है, और फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है? सर फोरमैनशिप का मतलब होता है आपका हेड या आप कह सकते हो बॉस। तो बेटा हेनरी एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ऑर्गेनाइजेशन को सेग्रीगेट कर देना चाहिए, पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए कि देखिए जो प्लानिंग
वाला बंदा है वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, और जो एग्जीक्यूशन वाला बंदा उसको प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जीक्यूशन को अलग कर दो और बेटा प्लानिंग को अलग कर दो। अब उसके अंदर क्या कर दो, आप हर एक पर्सन के ऊपर एक हेड अपॉइंट कर दो। अब हर एक पर्सन के ऊपर एक हेड अपॉइंट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वो एक हेड के अंडर काम करेगा, तो वो हेड की निगरानी में रहेंगे, और अब हेड के अंडर रहेंगे तो वो बेटा अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, और टाइम टाइम पे वो बॉस वो हेड उनको गाइड करता रहेगा, इंस्ट्रक्ट देता करता रहेगा कि किस तरीके से आपने इस काम को करना है, और किसी की कोई गलती होगी तो वो उसको ठीक करेगा। इट दैट क्लियर? तो बेटा यही पहली टेक्निक थी फंक्शनल फोरमैनशिप। बेटा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, 100 नहीं 200% आएगा और डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें दो फेज बनाए, पहला प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज जो कि प्रोडक्शन करता है। तो प्लानिंग इंचार्ज किसी भी चीज को प्लान करना, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो बेटा मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। आप जब किसी चीज को प्लान करते हो तो उसमें आप सोचते हो, हाँ सर बिल्कुल सोचते हैं। तो अगर मान लो, अब मैं एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं ट्रिप की प्लान कर रहे हो, तो ट्रिप की प्लान करते हो तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने गूगल मैप देखा होगा कभी, तो गूगल मैप ओपन करते हो तो वो सबसे पहले आपको क्या दिखाता है, रूट दिखाता है, किन किन रास्तों से आप जा सकते हो। तो बेटा वही काम प्लानिंग फेज में सबसे पहले रूट कलर का होता है। वो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ द प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन को किस तरीके से किस सीक्वेंस से किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा आता है बेटा इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। अब आप मान लीजिए उस रूट पे आपने एक रूट सिलेक्ट कर लिया, अब आप उस रूट पे गाड़ी चला रहे हो, है ना। तो बेटा आपने देखा होगा गूगल मैप भी आपको गाइड करता है कि अभी 200 मीटर पे डाइवर्जन है, ठीक है, आगे स्पीड कैमरा है, तो वो सारा क्या है, इंस्ट्रक्शन देता है आपको। तो बेटा ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग फेज में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होते हैं जो बेटा इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करते हैं वर्कर्स को कि कहाँ कहाँ इंस्ट्रक्शन देनी है ताकि वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपना काम कर सकें। तीसरा आता है बेटा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या कहता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बेटा आपका ये बताता है कि कितना टाइम लगना चाहिए और कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, वो ये प्लान करता है। सर आपने गूगल मैप देखा होगा तो वहां पे बताते हैं कि इस रूट पे जाएंगे इतना टाइम लगेगा, और अगर कोई टोल वगैरह आ रहा है तो आपकी इतनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बताता है, वही सेम टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है। प्लानिंग फेज में वो बताते हैं कि कोई भी काम कितने समय में हो जाना चाहिए और कितनी उसमें कॉस्ट आनी चाहिए। एंड द लास्ट इज डिसिप्लिन। बेटा ये कौन होता है, बेटा इसका काम होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करना। आपने देखा होगा जब आप हाईवे पे चलाते हैं तो गाड़ी बेटा बहुत अच्छे तरीके से चलती है ना, और गाना सुनते चलते हो, लॉन्ग ड्राइव पे चल, है ना। तो बेटा आप फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और सामने एकदम से स्पीड कैमरा आ जाए तो क्या होता है, आपको पता चल गया कि आगे स्पीड कैमरा है, तो बेटा आप स्पीड को स्लो कर देते हो। वो स्पीड कैमरा क्या है बेटा, वो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में बेटा हेल्प करता है। अगर आप कोई गलत काम करते हो या आप ओवर स्पीड करते हो तो बेटा आपका वो चालान बना देगा, है ना। तो इसी तरीके से डिसिप्लिन होता है जो डिसिप्लिन को मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखिए बेटा इसमें लिखा भी है, इट एंश्योर डिसिप्लिन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन अमंग द वर्कर। रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करता है ताकि कोई भी इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करे। तो बेटा ये चार बेटा क्लर्क थे किसके अंदर, ये प्लानिंग फेज के अंदर हेड है। ये जो बॉस थे ये आपके किस में थे, प्लानिंग फेज में थे। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फेज में कौन कौन है। ठीक है, प्रोडक्शन, अब प्लानिंग का तो काम खत्म हो गया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। अब उसको एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले आता है बेटा गैंग बॉस। क्या बात है सर, गैंग बॉस। हाँ बेटा गैंग बॉस का क्या काम होता है, बेटा टूल्स एंड मशीनरी को रेडी करना फॉर ऑपरेशन। ठीक है बेटा, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी और याद कीजिए किसी मूवीज के अंदर आपने डॉक्टर का सीन देखा होगा कि हीरो को लग गया और उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा वो तुरंत बेटा उसको लेटा के जो है ना ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, और तीन चार जो कंपाउंडर्स हैं जो नर्स हैं वो उसके साथ हो रहे होते हैं, वो अंदर घुस जाते हैं। डॉक्टर कभी भी पहले नहीं जाता, वो बाद में जाता है। जब तक वो जो तीन चार नर्स और कंपाउंडर जो उसको लेके गए हैं वो क्या करते हैं, वो ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। और एक्चुअल रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है बेटा, मेन डॉक्टर बाद में जाता है जब तक वो टूल्स एंड इक्विपमेंट रेडी करके रखते हैं जो आपके नर्स वगैरह होते हैं, ताकि ऑपरेशन को डॉक्टर आए और अपना काम खत्म कर दें। इट इट क्लियर बेटा, सेम ऐसे ही गैंग बॉस होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कीपिंग टूल्स एंड मशीनरी रेडी फॉर ऑपरेशन, कि भाई जैसे ही काम स्टार्ट करना है टूल्स एंड इक्विपमेंट रेडी होने चाहिए, ये ना हो कोई मशीन खराब हो कोई टूल इधर उधर हो जाए।
तो इन सब का ध्यान रखना है। दूसरा आता है बेटा स्पीड बोस्ट। स्पीड बोस्ट क्या करता है बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि भाई जितना आपका टाइम और कॉस्ट क्लर्क ने बनाया था उतने टाइम में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट आता है बेटा रिपेयर बोस्ट। रिपेयर बोस्ट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ टूल्स एंड मशीन को चेक करता है। मतलब इसका काम क्या होता है बेटा, देखिए लगातार टूल्स एंड इक्विपमेंट जो है वो यूसेज हो रहे हैं, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि सडनली कोई मशीन रुक जाए या किसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो रिपेयर बॉस उसी टाइम उधर होना चाहिए, जो कि क्या करे, जो कि आपको बताए कि भाई कहाँ पे दिक्कत है और वो मशीन को तुरंत से ठीक कर दे और उस पोजीशन में ले आए कि वो ठीक से काम करना शुरू कर दे। एंड द लास्ट स्टेज इंस्पेक्टर। लास्ट स्टेज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का क्या काम होता है बेटा, क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करता है। मतलब आपने जो काम किया है उसको चेक करता है, उसको क्या करता है, चेक करता है। ये क्या है बेटा, आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो बेटा यहाँ पे देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप, सर 8 पॉइंट है, 8 याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो देखिए बेटा कैसे याद होंगे, बड़ा ही सिंपल तरीका बता देता हूं। प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज दो हैं, है ना। तो प्लानिंग हम कैसे करते हैं सर, आजकल हमारी प्लानिंग जो है ना वो डर्टी होती है ना। तो प्लानिंग कैसी है सर, डर्टी है। प्लानिंग कैसी है, डर्टी है। प्लानिंग कैसी है, डर्टी है। डी माने डिसिप्लिनरियन, आई माने इंस्ट्रक्शन क्लर्क, आर माने बेटा आपका रूट क्लर्क, टी माने टाइम एंड कोस्ट क्लर्क। ठीक है, तो डर्टी प्लानिंग कैसी, डर्टी। प्लानिंग कैसी, डर्टी। और ये प्लानिंग बनाई किसने, बनाना मतलब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसने किया सर, प्रोडक्शन किया हमारे सर ने। प्रोडक्शन किसने किया, हमारे सर जी ने, है ना। रिस्पेक्ट तो दोगे ना, खाली सर थोड़ी कहोगे, सर जी बोलो। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डर्टी प्लानिंग थी, बनाई किसने थी, सर ने बनाई थी। डर्टी प्लानिंग थी, बनाई किसने थी, सर ने बनाई थी। तो बेटा ये क्या हो गया, आपका निमोनिक हो गया किसका बेटा, फंक्शनल फोरमैनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पक्का पक्का आएगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टेक्निक उन्होंने दी बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि कोई भी काम आप करते हैं तो पहले उसका स्टैंडर्ड फिक्स कर दो। देखो बेटा मैं भी आपको यही कहता हूं, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स कीजिए कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 90% चाहिए, 95% चाहिए, 96 चाहिए, तो पहले एक स्टैंडर्ड फिक्स आपका होना चाहिए, है ना। आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, अब उस काम को सर स्टैंडर्ड अगर फिक्स कर दे तो काम चल जाएगा। द आंसर इज नो। उसको अब सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सिंप्लीफाई जैसे बेटा मैंने अभी आपको फंक्शनल फोरमैनशिप समझाया, तो उसमें मैंने एक निमोनिक दिया, मेमोरी टेक्निक दी, जिससे आप उसको इजीली लर्न कर सकते हो। तो ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बेटा जब आप काम को सिंप्लीफाई कर दोगे तभी तो आप उस स्टैंडर्ड को अचीव कर पाओगे। अगर काम ही सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड को कैसे अचीव करोगे। हाँ सर, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बेटा इसी को बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा कि भाई आप जो है हर काम को एक स्टैंडर्ड दे दो, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो हर काम का, और उसको फिर सिंप्लीफाई कर दो ताकि वो जो काम है वो ढंग से लोग जो है आपके वर्कर कर पाए। ठीक है, इसमें कोई डाउट, पक्का? हाँ सर। नेक्स्ट आता है बेटा वर्क स्टडी। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी क्वेश्चन बनता है, वो इंडिविजुअल वर्क स्टडी और इंडिविजुअल स्टडी के अंदर भी पूछ सकता है। अब मैं किसी से काम करवाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज करो बेटा मैं कहता हूँ आप क्यों नहीं पढ़े, तो आपको अगर मुझे ये देखना है कि आप ठीक से पढ़ो, तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा पूरे दिन भर आप करते क्या हो। दैट इज योर, मुझे आपकी स्टडी करनी पड़ेगी बेटा, और आपके काम को देखना पड़ेगा। स्टडी में भी किसको स्टडी, सर काम को स्टडी करना पड़ेगा। किस टाइम सो रहे हो, किस टाइम उठ रहे हो, कितनी देर पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, हर चीज को बेटा मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा। तो वर्क स्टडी। तो बेटा अगर प्रोडक्शन को एनहेंस करना है तो एफ डब्ल्यू टेलर ने बोला कि आप एम्प्लॉय के वर्क को स्टडी करो और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी पॉलिसी बनाओ। तो उन्होंने बोला कि सर क्या क्या स्टडी करें, कैसे स्टडी करें, तो सबसे पहले आता है बेटा मेथड स्टडी। बेटा ये ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है बेटा, ये देखना कि आप किस मेथड से काम को कर रहे हो। ठीक है, और आपको उस मेथड को देख के फिर ये चीज पता लगानी है कि उस किसी भी काम को करने का कौन सा बेस्ट तरीका है, और उस बेस्ट मेथड को क्या है अप्लाई करना है, ताकि बेटा मटेरियल एफिशिएंटली यूज हो सके और टाइम पे काम हो सके। तो देखिए बेटा द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड
कैपिटल। ठीक है, तो हमें वो मेथड निकालना है जिससे हर चीज हमारी तरीके से हो। दूसरा आता है बेटा आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहते हैं बेटा, डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म वेल डिफाइंड जॉब, कि भाई आप किसी भी काम को करने में कितना टाइम ले रहे हो और कितना टाइम लगना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा आपका मोशन स्टडी। मोशन का मतलब क्या होता है, घूमना फिरना। अब कई बार देखा होगा बेटा आपने, कई बार लेबर काम करते हैं तो वो आधा टाइम तो कभी गुटखा खाने में, कभी सुट्टा मारने में, कभी किसी काम में, कभी किसी काम में वो इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, कभी बातों में लग गए, तो मोशन करते रहते हैं। इससे वो क्या करता है बेटा, वेस्टफुल एक्टिविटीज करने लग जाते हैं और आपका टाइम जो है वो खराब कर देते हैं। तो इस चीज को भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो बेटा देखिए, इट इज द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुल रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग अननेसेसरी अनएफिशिएंट मोशन बाय वर्कर एंड मशीन। ठीक है बेटा, मशीन को भी आप इधर से उधर लेके जा रहे हो काम को करने के लिए, तो इस तरीके का रास्ता निकालो कि ना तो ज्यादा मूवमेंट वर्कर की हो, ना ही मशीन की, जिससे आपका टाइम बचे। इज दैट क्लियर? और लास्ट आता है बेटा आपका फैटिक स्टडी। फैटिक स्टडी क्या कहता है, फैटिक का मतलब होता है बेटा थकान। ये कहता है कि भाई ये चेक करो कि एक लेबर कितने टाइम में थक जाता है। अगर वो जल्दी थक जाता है तो कितना टाइम का उसको रेस्ट देना चाहिए जिससे वो बेटा फिर से अपनी उसी एनर्जी को गेन कर ले और काम को कर पाए। तो देखिए बेटा, फैटिक स्टडी सी टू डिटरमाइन द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल in the completing a task. The rest interval will enable worker to regain their lost stamina, thereby avoiding accident, rejection and industrial sickness. बेटा कई बार आपने देखा होगा कोई लेबर बेटा डे नाइट शिफ्ट लगाते हैं और इसकी वजह से कई बार उसको नींद आने लग जाती है और उसमें कोई हादसा हो जाता है, कभी किसी का बेटा हाथ आ जाता है या किसी किसी की तो डेथ भी हो जाती है। तो वो चीज ना घटे, तो ये देखना बहुत जरूरी है एक लेबर जो है वो कितनी देर तक अच्छे से काम कर सकता है और कितने टाइम पीरियड के बाद उसको रेस्ट देना चाहिए और कितनी देर का होना चाहिए जिससे वो दोबारा से अपने लॉस्ट स्टेमिना को वापस से गेन कर सके और काम कर सके। और लास्ट आता है बेटा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बेटा एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि जो वेजेज है पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट ऑन डूइंग वर्क। वो कहते हैं कि आपने काम करने पे कितना समय लगाया इससे मत मतलब रखो, आप ये देखो उसने कितना काम किया, उसके बेसिस पे उसको पेमेंट दो। ठीक है, इसको पीस वेज सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा इसमें एक उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इन्होंने क्या कहा, देखिए एक वर्कर ए है, एक वर्कर बी है। ठीक है, हाँ सर। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया, क्या किया कि अगर कोई 100 पीस बना देता है तो उसको 4 पर यूनिट रुपीज मिलेंगे, रुपीज 4 पर यूनिट उनको मिलेगा। और अगर कोई इससे बिलो 100 बनाता है तो बेटा उसको रुपीज 3 पर यूनिट आपको पैसे मिलेंगे। इट इज क्लियर? हाँ सर। अब हुआ क्या, ए ने बनाया बेटा 100 पीस और बी ने बनाया बेटा 99 पीस। तो ए को मिलेंगे कितने बेटा, ए को कितने के हिसाब से मिलेंगे, इसको मिलेंगे 4 रुपीज के हिसाब से और इसको मिलेंगे 3 के हिसाब से। तो बेटा इसको पैसे कितने मिले होंगे सर 400 और इसको कितने मिले होंगे 297। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो सिर्फ एक पीस की वजह से बेटा इसको कितना डिफरेंस आ गया 103। ठीक है, 103 रुपए का इसको क्या आ गया डिफरेंस आ गया। तो अब यहाँ पे बी क्या सोचेगा कि मैं अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊं और ए के बराबर तक ले आऊं, और ए क्या सोचेगा कि मैं अपनी इस प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखूं, इस प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखूं। बेटा इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और यही हेनरी फ्योल कहते हैं, एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि बेटा वेजेज पेड करो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट ऑन डूइंग द वर्क। कोई काम कितनी देर में कर रहे हैं, अगर टाइम स्पेंट के बेसिस पे दोगे तो 6 महीने लगा देंगे। इसीलिए आपने कभी देखा होगा बेटा, जो ठेकेदार होते हैं, जो घर बनाने वाले होते हैं, वो अगर आप उसको उन पे रखो, दिहाड़ी पे रखते हो तो बेटा वो बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है। लेकिन अगर उन्हीं लेबर को आप अगर बेटा ठेके पे रखते हो, है ना, ठेकेदार को ठेका दे देते कि भाई फटाफट काम कर, तो बेटा वो है ना 2 महीने का काम 1 महीने में खत्म करके निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है बेटा पावर ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इट दैट क्लियर? तो बेटा ये आपके क्या थे, टेक्निक्स थी और बेटा आपके फ्यूल के बेटा एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल। ठीक है, तो टेक्निक क्या क्या पढ़ी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। बेटा पहला था फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें क्या कहते हैं कि भाई हर एक काम को बेटा ऑर्गेनाइजेशन को सेग्रीगेट कर दो प्लानिंग और प्रोडक्शन फेज में, और हर उसके अंदर
फेज में बेटा क्या कर दो, एक हेड बना दो, ठीक है, और काम को उसकी निगरानी में होने दो। इसके बाद दूसरा था बेटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये क्या कहता है कि काम का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो और फिक्स करने के साथ साथ उसको सिंप्लीफाई कर दो ताकि इजीली लेबर उसको कवर कर पाए। और तीसरा बेटा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में क्या था कि सामने वाले के काम को देखो ताकि हम उसके जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है या अननेसेसरी ऑपरेशन है उनको एलिमिनेट कर सकें। इसके लिए बेटा हम क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं, मेथड स्टडी, किस मेथड से काम हो रहा है, टाइम स्टडी, कितना टाइम लगना चाहिए, मोशन स्टडी, कितने अनवांटेड जो है वो मोशन हो रहे हैं, और फैटिक स्टडी की कितने टाइम का रेस्ट मिलना चाहिए और कितने टाइम के बाद उनको बेटा जो है रेस्ट देना चाहिए। इट डेट क्लियर? हाँ सर। अब उसके बाद आता है बेटा, वैसे तो ये नहीं आता लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन फ्यूल एंड टेलर। बेटा हेनरी फ्यूल और टेलर के बीच में क्या डिफरेंस था? सबसे पहला नेचर ऑफ रिसर्च। बेटा इन्होंने फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर थ्योरी डेवलप की थी फ्यूल ने, ठीक है, जबकि बेटा टेलर ने क्या था बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था। इन्होंने लोअर लेवल पे दिया था, इन्होंने टॉप लेवल पे दिया था। इनका कंसर्न क्या था कि प्रिंसिपल कंसर्न विद द मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, कि भाई मैनेजमेंट एफिशिएंट तरीके से काम करे। ये किसका कंसर्न था? फ्यूल का, क्योंकि बेटा टॉप लेवल पे ही होना मैनेजमेंट। हाँ सर। और टेलर का क्या काम था? उन्होंने जो प्रिंसिपल और टेक्निक दिए थे वो इसलिए दिए थे ताकि वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, कि अगर एक बार वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ गई तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप ही ग्रो हो जाएगी। इन्होंने डिजाइन, फ्यूल ने डिजाइन किया था बेटा टॉप लेवल के लिए, और बेटा टेलर ने डिजाइन किए थे प्रिंसिपल लोअर लेवल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने फोकस किस पे किया था? तो हेनरी फ्यूल ने बेटा फोकस किया था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसको इंप्रूव करना। लेकिन बेटा एफडब्ल्यू टेलर ने इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन वाज मेन फोकस, ठीक है। इसका बेटा फोकस किस पे था? वर्क के ऊपर, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के ऊपर। इट इज क्लियर? पर्सनैलिटी। बेटा इसने डेवलप किया था पर्सनैलिटी ऑफ रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर एंड वॉज कॉल्ड फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ध्यान रखना बेटा, हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, जबकि बेटा इन्होंने पर्सनालिटी ऑफ साइंटिस्ट के बेसिस पे किया था और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। किसको? एफडब्ल्यू टेलर को। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था बेटा? बेटा इनका फ्यूल का कंट्रीब्यूशन था प्रोड्यूस ए सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट विद हेल्प ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। लेकिन बेटा एफडब्ल्यू टेलर का क्या था? बेसिस क्या था बेटा? मेजर कंट्रीब्यूशन अकम्प्लिशमेंट ऑन प्रोडक्शन लाइन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट। बेटा इनका प्रोडक्शन लाइन के ऊपर ज्यादा फोकस था। इट दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट बेटा क्या था आपका? रिजिडिटी, सॉरी ह्यूमन एलिमेंट क्या थे बेटा? यहाँ पे हेनरी फ्यूल ने गिव ड्यू टू एम्फेसाइज टू ह्यूमन एलिमेंट बाय सजेस्टिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इन्होंने जोर दिया था ह्यूमन एलिमेंट के प्रिंसिपल को सजेस्ट करके, ठीक है, और इन्होंने बेटा इग्नोर कर दिया था ह्यूमन एलिमेंट को, और इन्होंने एम्फेसाइज, इन्होंने जोर दिया था प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। बेटा यहाँ पे बेटा प्रिंसिपल जो थे वो फ्लेक्सिबल थे, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल थे, तो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल थे। लेकिन क्योंकि ये साइंटिफिक अप्रोच थे तो बेटा ये रिजिडिटी थी, यहाँ पे रिज थे इन अप्रोच, ठीक है। इसमें कोई डाउट? हाँ सर। एप्लीकेबिलिटी, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, जो बेटा हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल थे एप्लीकेबल टू बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल थे वो एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लागू होते थे। और बेटा यूनिटी ऑफ कमांड किसमें थी? ही स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिंसिपल, ठीक है। बेटा हेनरी फ्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे प्रिंसिपल को, वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय। लेकिन बेटा यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ही डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल, इंस्टेड ऑन मिनिमम 8 बॉस, ठीक है। इन्होंने तो देखो बेटा एक प्रिंसिपल बोला था, भाई एक सुबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होगा, लेकिन इन्होंने बेटा क्या कर दिए? 8 सुपीरियर कर दिए, ठीक है, 8 सुपीरियर कर दिए, तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो बेटा ये पूरा क्या था? आपका चैप्टर था किसका? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। आई होप कि यहाँ पे आपको ये चीज समझ आई होगी। बेटा अगर आपको समझ आता है तो आगे हमसे जुड़े रहिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोज में आप और चैप्टर्स करेंगे, डिटेल्स में करेंगे, और वो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।